हेलो टॉफिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मोटरसाइकिल की जिसकी कुछ अलग ही बात है। और अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ये वीडियो देखने आए हैं तो आपने एकदम एक्सीलेंट वीडियो चूज करी है। बल्कि आप कोई भी वीडियो देख सकते थे और कोई भी बाइक की, लेकिन आपने यही वीडियो चूज करी और वो भी यही बाइक की, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है या फिर टेस्ट है वो एकदम यूनिक है। और इसलिए ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे यामाहा R1 के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। और 1998 में जब यामाहा R1 लॉन्च हुई थी तो इसने सुपर स्पोर्ट बाइक की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वैसे इससे पहले भी काफ़ी अच्छी सुपर बाइक्स प्रेजेंट थी 90s में, जैसे मोटरसाइकिल की दुनिया के बिग जायंट्स कावासाकी, सुजुकी और होंडा। और उस वक्त होंडा फायर ब्लेड और कावासाकी ZX9R ऑलरेडी रेस ट्रैक पर धुआं उठा रही थीं, लेकिन पब्लिक को इन सब बाइक से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और राइडर्स की एक्सपेक्टेशन हाई होती जा रही थी। तब यामाहा ने अपनी YZF R1 को इंट्रोड्यूस करा, जो अपने पिछले 23 साल के इवोल्यूशन से एक यामाहा R1 निकाल रही है, जो फास्टेस्ट है टेढ़े मेढ़े रोड्स पर भी और रेस ट्रैक पर भी। और यामाहा R1 ने अपनी पावर और पोटेंशियल दिखाया भी है, बहुत सारी रेसेस जीतकर पूरी दुनिया में। और आज हम यामाहा R1 के पिछले 2 दशक में जाएंगे और बात करेंगे एकदम बारीकी से हर एक मॉडल की। तो बात करते हैं सबसे पहली R1 की फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन तो YZF R1 की डेवलपमेंट के दौरान यामाहा ने सोचा था कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन सुपर स्पोर्ट मशीन बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक एडवांस कॉम्पैक्ट 998 सीसी का लिक्विड कूल्ड 20 वाल्व DOSC 4 सिलेंडर इंजन दिया, जो प्रोड्यूस करता था 150 PS की पावर। और इसका अल्ट्रालाइट चैसी की वजह से इस R1 का वेट था सिर्फ 177 किलोग्राम, जो उस वक्त किसी 600 सीसी की मोटरसाइकिल का होता था। और इसके R1 GP इंस्पायर्ड चैसी और लॉन्ग स्विंग आर्म की वजह से ये अपनी कैटेगरी की एक बेहतरीन बाइक थी, जिसका पावर टू वेट रेशियो था 1.18 किलोग्राम पर PS। और इसके लुक की बात करें तो इसका बोल्ड रेड और व्हाइट पेंट स्कीम, साथ में रेड सीट और वाइल्ड ग्राफिक्स की वजह से ये यामाहा R1 एकदम यूनिक सी लगती थी अपनी सुपर बाइक कैटेगरी में। इसका एक ब्लू वर्जन भी था, लेकिन रेड एंड व्हाइट कलर स्कीम को लोग सब जानते हैं। और ऐसा ही सेम जब R1 5 का वर्जन 2.0 आया था इंडिया में, उसके रेड एंड व्हाइट कलर की सबसे ज़्यादा डिमांड हुई थी। और फर्स्ट जनरेशन R1 को जन्म देने वाले क्यूनिहिको मिवा ही थे, जिन्हें मिस्टर नो कॉम्प्रोमाइज और फादर ऑफ R1 भी कहा जाता है। और R1 की फर्स्ट जनरेशन में 5 वाल्व हेड था और वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकली स्टैक्ड गियर बॉक्स, जिसकी वजह से R1 ना कि लाइट हो पाई बल्कि इसका व्हील बेस भी शॉर्ट रहा, जिससे इसकी हैंडलिंग और ट्रैक्शन रोड पर काफ़ी बेहतरीन हो पाई। और इसी तरह 1998 में एक सबसे पहली मॉडर्न सुपर स्पोर्ट्स बाइक का जन्म हुआ, जिसने होंडा फायर ब्लेड और कावासाकी को पीछे छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट ईयर 1999 में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए YZF R1 में, सिर्फ न्यू कलर स्कीम और थोड़े से मॉडिफिकेशन, जैसे इसका रीडिज़ाइन शिफ्टर लेंथ और इसकी फ्यूल रेजर कैपेसिटी को कम कर दी, 5.5 लीटर से 4.0 लीटर कर दी गई। सेकंड जनरेशन यामाहा ने अपनी सेकंड जनरेशन में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत समझी अपने प्रीवियस मॉडल से, और उन्होंने सेकंड जनरेशन में टोटल 250 पार्ट्स चेंज करे थे, चैसी और इंजन दोनों को मिलाकर। और सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ था वो हुआ था इसके इंजन में, जिसमें इसमें लाइटर कैम्स लगाई गई और एक अपग्रेडेड ट्रांसमिशन, जिससे इसका फर्स्ट गियर और लंबा कर दिया, और एक पूरा अपग्रेडेड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके कार्बोरेटर को भी ट्विक करा गया इसके बेटर इनिशियल थ्रोटल रिस्पॉन्स के लिए। और लुक वाइज R1 सेम ही रही, बस इसके फ्रंट को थोड़ा और शार्पर कर दिया, जिससे इसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 3% तक कम हो गया प्रीवियस मॉडल से। और हल्की फुल्की इसके टैंक और सीट को रीशेप्ड करा गया, और राइडर का वेट ज़्यादा फ्रंट एंड पर रहे, इसलिए ही इसकी राइडिंग अर्गोनॉमिक्स को चेंज करा गया। और इसके मफलर में टाइटेनियम का इस्तेमाल करा गया इसको लाइट वेट बनाने के लिए। और इसी कारण ये सब चीज़ों की वजह से इसका ओवरऑल 2 किलोग्राम वेट कम हो गया पिछले मॉडल से। इसका वेट था अब 175 किलोग्राम। और रीपोजिशन राइडर पोजीशन की वजह से R1 पर राइडर का कंट्रोल और रिस्पॉन्स काफ़ी शार्प हो गया। और ये सेकंड जनरेशन R1 की प्रोड्यूस करती थी 148.8 हॉर्स पावर और 108 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और यह R1 की सेकंड जनरेशन की टॉप स्पीड थी 276 किलोमीटर पर आवर की। थर्ड जनरेशन
जब यामाहा 2002 R1 बिल्ड कर रही थी तो उनकी फिलॉसफी एकदम क्लियर थी कि वो कोई एक ऐसी बाइक डिज़ाइन कर रहे हैं जो राइडर्स के लिए हो, ना कि आपस में कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए कि उससे ज़्यादा हॉर्स पावर हो या टॉर्क हो। बल्कि ऐसा कोई लोचा नहीं था इनके टीम के अंदर, बल्कि यामाहा ज़्यादा फोकस राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी पर देती है। और ऐसा ही इस जनरेशन में हुआ ही, और ये R1 की सबसे पहली मास प्रोडक्शन बाइक थी जिसमें फ्री पिस्टन फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा गया। और फ्री पिस्टन FI की वजह से आइडियल एयर वॉल्यूम मिलता था इसके इनटेक में, चाहे ये लो स्पीड पर क्यों ना हो, जिसकी वजह से इसे लीनियर थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलता था, जिससे स्मूथ कार्बोरेटर वाली ही फील आती थी पहले जैसी, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल थी, जिससे सुपीरियर रिस्पॉन्स और रिलायबिलिटी मिलती थी। और इसमें न्यू डेल्टा बॉक्स थर्ड फ्रेम था, जिससे इसकी टॉर्शनल रिजिडिटी 30% तक बढ़ गई थी। और न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से इसका वेट भी कम करा गया था, जिसकी वजह से इसकी कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस और बढ़ी थी। और इसके लुक को और शार्पर लुक दे दिया गया था, पर वो था ओल्ड क्लासी जैसा ही। और ये जनरेशन रिफाइनमेंट और एलिगेंस का एक जीता जाता नमूना थी। वैसे लोगों को थ्रिल ज़्यादा पसंद है, जैसे कि उसी समय सुजुकी ने अपनी GSX R1000 को लॉन्च करा था, जो इससे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल थी। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रिफाइनमेंट को पसंद करते हैं, तो वो यही R1 को चूज़ करते। ये बाइक रिफाइनमेंट के साथ अपने 998 सीसी के इंजन से 152 bhp यानी 152 bhp की पावर और 108 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। और इसका वेट था 174 किलोग्राम और इसकी टॉप स्पीड थी 268 किलोमीटर पर आवर की। फोर्थ जनरेशन 2004 एक ऐसा ईयर था जब 1000 सीसी यानी लीटर्स बाइक इंडस्ट्री में तहलका मचा रही थी। तो यामाहा ने फिर से अपनी R1 में चेंजेस करने का सोचा और अपना फोर्थ अपग्रेड दिया R1 को, जिसमें इसके लुक को एकदम न्यू स्टाइल दिया। और ये उस टाइम की मोस्ट ब्यूटीफुल जापानीज बाइक थी। और उस टाइम के ट्रेंड के साथ यामाहा ने भी R1 को अंडर सीट एग्जॉस्ट पाइप दे दिया, जो देखने में काफ़ी कूल था। और रेडियल ब्रेक्स और इसका सिंपली स्टनिंग सूपी स्टाइल फेयरिंग, जिसमें प्रोजेक्टर लाइट्स भी दी गई थी इस बार। और 2004 वाली R1 एकदम अलग थी अपने प्रीवियस मॉडल से, और इसका अंडर सीट एग्जॉस्ट पाइप की वजह से ये और ज़्यादा सेक्सी लगती थी। लेकिन इस बार की पेंट स्कीम पहले की तरह ज़्यादा फंकी नहीं थी, बल्कि थोड़ी म्यूटेड यानी फीकी सी रखी गई थी। लेकिन इंजन में कोई खामी नहीं थी। इसका 998 सीसी का ब्रांड न्यू बिग बोर शॉर्ट स्ट्रोक वाला इनलाइन 4 विद फर्म्स ट्रेडिशनल 5 वाल्व हेड डिज़ाइन इंजन प्रोड्यूस करता था 172 bhp और इसका ड्राइव वेट भी 172 kg ही था। इसी वजह से यामाहा R1 सबसे पहली बाइक थी एक तरह से जिसने मैजिक 1:1 का पावर टू वेट रेशियो अचीव कर लिया था। और इसी पावर को संभालने के लिए यह R1 एक ऐसी पहली यामाहा की मोटरसाइकिल थी जिसमें फ्रैक्चर स्प्लिट कनेक्टिंग रोड्स का इस्तेमाल करा गया था। और इसके अंदर एक बिल्कुल ऑल न्यू हाई रिजिडिटी वाला डेल्टा बॉक्स V यानी विक्ट्री फ्रेम था, जो इंजीनियर और डिज़ाइन YZR M1 MotoGP वाली R1 को देखकर करा गया था। 2006 यामाहा R1 2006 के अंदर YZF R1 को एक हल्का सा अपडेट मिला, बस इसके स्विंग आर्म को 20 mm और लॉन्गर कर दिया गया था और इसमें 3 bhp पावर बढ़ गई थी, जो अब इस 1 लीटर इंजन से 175 bhp प्रोड्यूस करती थी। और इसमें गोल्ड कलर फ्रंट सस्पेंशन मिलने लगे थे। और 2006 में यामाहा ने एक स्पेशल 50th एनिवर्सरी मॉडल बनाया था SP, और ये स्पेशल एडिशन R1 के अंदर कस्टम ओहलिन्स के फ्रंट और रियर सस्पेंशन मिलते थे और फोर्ज मार्चेसनी व्हील, स्लीपर क्लच और इंटीग्रेटेड लैप टाइमर भी मिलता था। और ये सिर्फ 1000 मॉडल्स ही प्रोड्यूस हुए थे, 500 यूनिट्स यूरोप के लिए और 500 ही अमेरिका के लिए। और ये एकदम ऐसी सुपर स्ट्रोक रेसर बाइक थी जो कंपनी की तरफ से रेसिंग स्पेक्स के साथ आती थी। 5th जनरेशन यामाहा R1। मैंने जैसे पहले कहा था कि R1 के अंदर इतनी थ्रिलिंग नहीं थी 2004 तक, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि 2007 में इसकी 5th जनरेशन के अंदर यामाहा ने इसकी ट्रेडिशनल 5 वाल्व वाले हेड को डिच कर दिया और मोर कन्वेंशनल 4 वाल्व डिज़ाइन पर आ गए। और ये इनोवेशन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि 2007 में R1 सबसे पहली 1000 सीसी वाली बाइक थी जिसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया था। और इससे पहले 2006 में ये सेम R6 में आ गई थी, जो कि सबसे पहली बाइक थी राइड बाय वायर थ्रोटल वाली। और ये फर्स्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल थी जो वेरिएबल लेंथ इनटेक फनल्स के साथ आती थी, जिससे R1 को एक बूस्ट मिले इसके बॉटम एंड में। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो कि राइडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि ये लो स्पीड पर काफ़ी लैग करती थी और ये एकदम 2 स्ट्रोक इंजन जैसी पावर करैक्टरिस्टिक देती थी, यानी 2 स्ट्रोक इंजन वाली फील देती थी, जो काफ़ी एनोइंग था राइडर के लिए।
इसलिए R1 के अंदर अभी भी 2007 तक कोई कमी थी। यामाहा को R1 के लिए कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट चाहिए था, जो यामाहा को मिला 2009 में। 6th जनरेशन 2009 वाली यामाहा R1 एक ऐसी बाइक थी जिसने 1998 वाली R1 यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर से वही यामाहा की डीएनए की एक अलग सी छाप दिखाई थी। एक्चुअल में इस जनरेशन यामाहा R1 का काफ़ी क्रेज हुआ था 6th जनरेशन R1 में, और दूसरी 1000 सीसी बाइक के इंजन से कुछ और हटके था। इस 2009 R1 के अंदर एक ट्रूली यूनिक मोटर का इस्तेमाल करा गया था इस बार यामाहा ने, जिसमें यूज़ करी गई थी MotoGP M1 ड्राइव R1 की क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट। और मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्रॉस प्लेन और फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट के डिफरेंस में, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी की बात से R1 के अंदर इसकी क्रैंकशाफ्ट की इनिशियल टॉर्क रिड्यूस हो गई थी और इसकी कनेक्टिंग रोड को 90 डिग्री पर लगाया गया था क्रैंक के, जिससे इसमें अनइवन फायरिंग इंटरवल मिलता था, जैसे 270 डिग्री पर, फिर 180 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर और फिर 180 डिग्री पर, जो इस तरह की सबसे पहली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल थी, जिससे इसकी पावर डिलीवरी बैंड और स्मूथ हो गया था और थ्रोटल रिस्पॉन्स के इक्वल बैंड में इसकी पावर डिलीवरी होती थी। और इसी वजह से इसकी कॉर्नर्स पर ड्राइव करना और भी इम्प्रूव हो गया था। इसलिए ही वैलेंटिनो रोसी भैया ने उस वक्त कहा था कि इस अनइवन फायरिंग बिग बैंग टाइप टेक्नोलॉजी, जो कि मेरी M1 वाली रेस बाइक में भी है, वो अब एक रोड बाइक के लिए भी आ गई है और ये मेरी अब तक की फेवरेट R1 है। और इसी क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट की वजह से R1 की एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी चेंज हो गई थी, जिससे लोगों ने काफ़ी पसंद करा और 2009 में पूरी दुनिया इस क्रॉस प्लेन वाले इंजन की दीवानी हो गई। और इतने हाई प्राइस होने के बावजूद भी R1 की सेल में काफ़ी सक्सेस हुई। लेकिन एक दूसरी तरफ इसी टाइम एक और तूफान उठ रहा था, वो भी बिल्कुल ऐसी ही सेम इंजीनियरिंग के साथ जैसी यामाहा की इंजीनियरिंग थी। हाँ जी, 2010 में एक ब्रूटल बाइक आने वाली थी जिसका कोई मैच नहीं था। हाँ जी, BMW S1000 RR, जिसका हाईली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पैकेज उसकी खासियत थी, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल एटसेट्रा। यानी कि सुपर बाइक्स में फ्यूचर टेक्नोलॉजी ने दस्तक दे दी थी, जिसमें बहुत सारे वायर्स और सेंसर इंक्लूड हो गए थे बजाय एक कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के। 2012 यामाहा R1 फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जापानीज मोटरसाइकिल मार्केट की डेवलपमेंट पर एक ब्रेक सा लग गया था और उसी वक्त BMW की S1000 RR ने बाजी मार ली अपनी बिग 4 से और अपने इलेक्ट्रॉनिक एड्स के बदौलत, और फिर सब BMW S1000 RR का नाम लेने लगे थे। लेकिन यामाहा के पास लकीली उनकी MotoGP टीम थी जिससे वो हेल्प के लिए बुला सकते थे। और फिर ऐसे ही 2012 की अपडेट्स यामाहा R1 आई, जिसमें सबसे पहला ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया और बस हल्के फुल्के चेंजेस जैसे इसके न्यू फुट पैक्स और हल्का फुल्का ECU में बदलाव करे और न्यू नॉइज। बाकी कुछ R1 2009 वाली ही थी। तो क्या यामाहा ने समय के साथ सही बदलाव करे थे सिवाय एक 6 स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल के? जिसका जवाब है नहीं। और इसी कारण उस वक्त यामाहा R1 को काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और धोबी पछाड़ दिया गया R1 को ताकतवर यूरोपियन मैन्युफैक्चरर ने, जैसे अप्रिला, BMW, KTM और डुकाटी ने। और इस वक्त यामाहा R1 सच में मुसीबत में थी। भले ही चाहे ये एकदम यूनिक राइडिंग एक्सपीरियंस देती थी अपनी क्रॉस प्लेन मोटर से, पर ये काफी नहीं था एक हाईटेक यूरोपियन कंपटीशन के सामने। और इसका प्राइस बिल्कुल जायज नहीं लगता था उस वक्त। इसी वजह से इसकी सेल्स फिगर्स में डाउनफॉल आने लगे उस टाइम पर। 8th जनरेशन नो एक्सक्यूजेस 2009 के बाद यानी 6 साल बाद यामाहा के अंदर फिर से वही जज्बा देखा गया और उन्होंने डेवलप करी अपनी न्यू जनरेशन बैंग यामाहा R1। और ये एकदम फुली अपग्रेडेड R1 थी, जो पहले से ज्यादा स्मॉलर, लाइटर और पावरफुल एंड निम्बल हो गई थी अपने प्रीवियस मॉडल से। और यामाहा डेवलपर्स ने इस बार यूरोपियन मैन्युफैक्चरर को फिर से बताने के लिए कि यामाहा R1 कोई एक ऐसी वैसी बाइक नहीं है जिसे आप आसानी से पछाड़ दो। और सच में यामाहा इंजीनियर्स ने इस बार एक और एक, दो नहीं बल्कि एक और एक को 11 करके दिखाया। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे गए, जैसे इसमें कंपटीशन को देखते हुए एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पैकेज जिसमें था ट्रैक्शन कंट्रोल TCS, स्लाइड कंट्रोल सिस्टम SCS, जो कि पहली बार था हमेशा की तरह किसी प्रोडक्शन बाइक में, लिंक्ड एंटी लॉक ब्रेक्स, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्ट सिस्टम एंड बहुत सारे पावर मोड्स और फुली इंफॉर्मेटिव TFT डिस्प्ले इंटरफेस, जिससे राइडर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ले सके अपनी सुपर बाइक्स की। और इसमें बॉश की तरफ से आने वाला 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट लगी हुई थी, जो पहली बार था किसी प्रोडक्शन बाइक के अंदर। और इसका ही एक अलग R1M मॉडल आता था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेमी एक्टिव ओहलिन्स के सस्पेंशन थे, जो सेम यामाहा की रेस बाइक में होते हैं।
R1M को यामाहा ने लॉन्च अलग से इसलिए करा था कि जो एक रेस इंस्पायर्ड बाइक जिसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करा गया था बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, और ट्रैक फोकस ही ब्रिज स्टोन्स के टायर्स भी मिलते थे R1M एडिशन में। फिर इसके बाद अभी की यामाहा YZF R1 को देखें, यानी 2020 वाली और 2021 वाली, तो उसमें यामाहा ने सिर्फ कुछ माइनर से चेंजेस करे हैं, वरना बाइक पिछले मॉडल जैसी ही है। जैसे न्यू यामाहा R1 में कुछ हल्के फुल्के परफॉर्मेंस ट्विक्स करे गए हैं और हल्के से इसके फेयरिंग में चेंजेस करे गए हैं, जिससे इसकी एरोडायनेमिक्स और 5% बढ़ गई, और APS-G एक्सेलरेटर पोजीशन सेंसर ग्रिप जिससे थ्रॉटल फील इंप्रूव हुई, और 2 डिफरेंट लेवल के ABS और बहुत कुछ जैसे एग्रेसिव न्यू M1 काउलिंग, न्यू 3 मोड इंजन ब्रेक सिस्टम, न्यू 3 मोड इंजन ब्रेक मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, न्यू APS-G राइड बाय वायर थ्रोटल, enhanced combustion efficiency and high RPM performance, increased braking performance, new settings for steering damper, latest Bridgestone Battleax RS11 tires, upgraded TFT instrument with BC and EBM indicators, Euro 5 कंप्लाइंट इंजन और लाइटवेट कार्बन टेल काउल। ये सब चेंजेस हुए आज की लेटेस्ट जनरेशन R1 में, जो देखने में तो कतई जहर लगती है और अपने दूसरे कंपटीशन के टक्कर की बाइक लगने लगी है। तो फिर अब इस लेटेस्ट जनरेशन की YZF R1 को देखने के बाद BMW S1000 RR को कैसा फील होता होगा, जिसने 2010 के अंदर R1 की नींदें उड़ा दी थी। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको अगर एक चॉइस दी जाए यामाहा R1 और BMW S1000 RR में से, तो आप कौन सी बाइक चूज करते। और वीडियो कैसी थी भाइयों, मजा आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।